9 अक्टूबर 2024 यूके और वहाँ की एक बड़ी सिटी मैनचेस्टर। सुबह के 11:40 पर वहाँ पर स्थित प्रॉपर्टी से पुलिस को कॉल जाती है और बताया जाता है कि आप तुरंत इस प्रॉपर्टी पे पहुँचें जो मैनचेस्टर के ऑक्सफोर्ड रोड पर स्थित है, क्योंकि यहाँ पर कुछ हुआ है। पुलिस वाले अपने साथ एक एम्बुलेंस का यूनिट लेके तुरंत उस एरिया के लिए निकल पड़ते हैं। जब वो उस प्रॉपर्टी पे पहुंचते हैं तो वो पाते हैं कि वहाँ पर दो लोग मौजूद हैं। एक यंग लड़की जो है वो सीढ़ियों के पास गिरी पड़ी है और वो हिल नहीं रही, और उसके साथ जो शख्स खड़ा है वो बड़ा कंफ्यूज और परेशान लग रहा है। एम्बुलेंस वाले पूरी अपनी कोशिश करते हैं कि उसको वो होश में लाया जाए, वो जो लड़की गिरी होती है, लेकिन सारी मेहनत के बाद अनफॉर्चुनेटली एम्बुलेंस वाले जो हैं उसको उसी समय डेड डिक्लेयर कर देते हैं कि वो होश में वापस नहीं आई, उसकी मौत हो चुकी है। और जब पुलिस वाले वो जो शख्स खड़ा होता है उससे बात करते हैं तो वो उनको बताता है कि ये 24 साला मशाल इलियास है जो कि मेरी बहू है और मैं इसका ससुर हूँ, और मेरा नाम नदीम बेगम है और मेरी उम्र 53 है। और मशाल जो है उसकी शादी मेरे बेटे के साथ जिसका नाम गुलरेज है 6 महीने पहले ही पाकिस्तान में हुई थी, और मशाल 6 महीने पहले ही पाकिस्तान से यूके में आई थी। और आज सुबह जब 7:30 बजे मशाल ने मुझे ब्रेकफास्ट दिया था और मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं अपने रूम में चला गया और मुझे नींद आ गई, मेरी आंख लग गई। और सुबह तकरीबन 10:30 बजे जब मैं नींद से उठा टॉयलेट जाने के लिए तो मैंने देखा कि जो मशाल है वो सीढ़ियों के पास गिरी पड़ी है। और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता मैं दौड़ के मशाल के पास आया, उसका सर अपनी गोद में रख के मैंने ज़ोर ज़ोर से हेल्प के लिए चिल्लाया, लेकिन कोई भी नहीं आया। और मैंने हड़बड़ाहट में जो फ़ोन निकाल के अपने बेटे को फ़ोन किया जो कि गुलराज का छोटा भाई है जिसका नाम दानिश है, उसको मैंने फ़ोन किया और उसको बताया कि मशाल जो है वो सीढ़ियों के पास गिरी पड़ी है और मुझे लगता है कि घर में कोई बंदा दाखिल हुआ था, उसने मशाल के ऊपर अटैक करके उसको मार दिया है क्योंकि मशाल हिल नहीं रही। जब पुलिस वालों ने नदीम से पूछा कि आपने एम्बुलेंस वालों को कॉल क्यों नहीं की, तो जो नदीम था उसका आंसर था कि मुझे नंबर नहीं याद था, मुझे नंबर नहीं पता था कि एम्बुलेंस का नंबर क्या है। यहाँ पर दोस्तों मैं एक आपको फैक्ट बता दूं कि यूके में छोटे बच्चे जो हैं पहली दूसरी क्लास वाले, उनको भी नंबर का ये स्कूल में सिखाया जाता है। और यूके में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसको इमरजेंसी का ये जो नंबर है 999 ये ना पता हो। ये सुन के पुलिस वाले भी थोड़े चकरा गए कि ये कैसे हो सकता है कि ये बंदा इतनी देर से यूके में रह रहा और इसको इमरजेंसी नंबर ना पता हो। लेकिन पुलिस वालों ने उस समय उसका बयान लेने की कोशिश की, उन्होंने कोई भी और चीज़ शक की इसके ऊपर नहीं जिताई क्योंकि अभी कोई उनके पास ऐसा कारण नहीं था वो उसके ऊपर शक कर सकते नदीम से। तो तब उन्होंने और जानकारी लेनी शुरू की। तब नदीम ने उनको आगे बताया कि तब मेरा बेटा जब घर आया तो मैंने उसको बताया कि मुझे शक है कि किसी ने इसको कुछ किया है, तो तब हमने आपको कॉल की। दोस्तों मशाल की अगर फैमिली और उसके जो नज़दीकी लोग हैं उनकी मानी जाए तो मशाल एक बहुत ही सीधी सादी, इंटेलिजेंट, पढ़ी लिखी और केयरिंग लड़की थी जो कि फुल ऑफ लाइफ थी। और पाकिस्तान मुल्तान से जो एक सिटी है पाकिस्तान की, वहाँ से ये बिलोंग करती थी। और जो गुलरेज है और जो उनकी मशाल की फैमिली है ये आपस में रिश्तेदार हैं, तभी इनकी जो शादी थी तय हुई थी और पाकिस्तान में बड़ी धूमधाम से इनकी शादी हुई थी और 6 महीने पहले ही ये यूके में शिफ्ट हुई थी। इधर बात की जाए तो जो गुलराज है उसका एक और छोटा भाई है दानिश, उसकी भी शादी हो चुकी है और उसके 2 बच्चे हैं, और नदीम है और उसकी पत्नी है। ये सारा एक बड़ा परिवार है जो मैनचेस्टर में काफ़ी सालों से रह रहा है। जैसे दोस्तों आपको पता है कि न्यूली वेड कपल होते हैं, ऐसे ही मिशाल जब यूके में आई तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने अपनी आंखों में बड़े सपने देख के रखे थे और वो रेगुलर अपनी फैमिली और जो दोस्त उसके पाकिस्तान में थे उनसे वो टच में थी, उनको यूके के बारे में बता रही थी और कहाँ कहाँ वो घूमने गई, कहाँ कहाँ पर उसने शॉपिंग की, जो रेगुलर एक नॉर्मल लोग जब नई नई शादी होती है तो वो करते हैं। तो उसने पूरा
अपना जो खुशियों का एक संसार था मैनचेस्टर में अभी अपने ससुराल वालों के घर में बसा लिया था। लेकिन दोस्तों थोड़ी देर बाद ही जो उनके परिवार वाले थे नदीम के, उनका असली रूप जो था वो सामने आना शुरू हो गया। ख़ास तौर पे जो नदीम था उसने जो था नोक टोक करनी शुरू कर दी मिशाल के। जो भी वो कोई काम करती वो नोक टोक करता, यहाँ तक कि मिशाल ने अपनी फैमिली, अपने माँ बाप और अपने जो करीबी दोस्त थे उनको मैसेजेस करके ये भी बताया था कि ये जो नदीम है मेरा ससुर है, वो मुझे बात बात पे टोकता है और जब भी गुलरेज काम से घर आता है तो उसको ये बताता है कि इसने आज कुछ नहीं किया, सारा दिन लेटी रही, सारा दिन टीवी देखती रही। तो छोटी छोटी जो बातें थी इसने मिशाल ने अपनी फैमिली को बतानी शुरू कर दी थी शादी के 1-2 महीने बाद ही। तो जो उसके माँ बाप थे, आपको पता है एक जो हमारी फैमिलीज़ होती हैं उनको भी ये होता है कि नया नया एटमॉस्फेयर है, नया नया फैमिली है, नई नई कंट्री है, तो तू बेटा कोई बात नहीं, तू थोड़ा आराम से रह, कोई बात नहीं, अभी भी उनको तेरी आदतों का नहीं पता, जब तू घुल मिल जाएगी सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये उसकी फैमिली की और मशाल की बड़ी भूल थी, क्योंकि ये जो नदीम है दोस्तों ये कंटिन्यू उसके ऊपर ये ताने जो होते हैं उसको देना इसने शुरू कर दिए थे। दूसरी तरफ ये जो दोस्तों नदीम बेगम है, ये एक सिक्योरिटी गार्ड का एक कंपनी में काम करता था और ये डायबिटिक पेशेंट है और किसी कारण करके इसके पैर में कोई प्रॉब्लम पड़ गई थी और कंपनी वालों ने, जहाँ पर वो काम करता था, उन्होंने इसको निकाल दिया काम से कि अब तू काम नहीं कर सकता। और डॉक्टर्स ने भी इसको सलाह दी थी कि तू घर में ही रह, क्योंकि आपको पता है सिक्योरिटी का काम ही चलने वाला, खड़े होने वाला है। तो इसलिए उन्होंने इसको जो था काम से घर में रहने की सलाह दी डॉक्टर्स ने, और ये अब फुल टाइम घर में ही रहता था नदीम। और आपको पता है कि जब बंदा घर में हो तो वो कुछ ना कुछ ऐसे करता रहता। तो अकॉर्डिंग टू मिशाल और उसके जो टेक्स्ट मैसेजेस थे, नदीम का एक ही काम था सुबह से लेकर शाम तक, वो मिशाल को सिर्फ यही नोटिस करता रहता कि कोई इसने गलती की है। कभी उसको बोल देता मेरे लिए चाय बनाओ, कभी बोलता कि तूने मुझे खाना लेट दिया है, और उसको बातों बातों में ये बताता कि तू सिर्फ अपने पति की ही खाना और कपड़े वगैरह ना धोने की सोच, तूने पूरे परिवार का जो है लुक आफ्टर करना है, तूने पूरे परिवार का जो काम है वो करना है। ये सुन के जो मशाल थी वो एक तरह से हिल गई, क्योंकि वो तो अपनी आंखों में सपने सजा कर आई थी कि मेरी एक फैमिली होगी, मेरे को रिस्पेक्ट मिलेगी। लेकिन ये जो नदीम था उसने उसकी जो जीना था पूरा हराम कर दिया था। उसको किसी भी पल का चैन नहीं था, क्योंकि ये सारी बातें वो अपने माँ बाप को बताती रही है। नदीम की दोस्तों एक और रूटीन थी, जब भी उसका बेटा गुलराज काम पे से घर आता तो ये उसको छोटी छोटी बातें ये बताता था, जैसे मैंने पहले बताया। एक दिन दोस्तों क्या होता है कि जो मशाल होती है उसकी एक दूसरी फ्रेंड होती है, वो भी यूके में आती है। तो मशाल जो थी उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा, उसने कहा चलो अपनी दोस्त को, फ्रेंड को मैं मिलती हूँ। जब उसने नदीम से परमिशन मांगी कि मैं अपनी जो है मेरी सहेली है, फ्रेंड है, वो घर में आने लगी है, तो जो नदीम था उसने 2 टूक इसको ना बोल दी। इसने बोला कि कोई भी तेरे को मिलने वाला यहाँ पर नहीं आएगा, किसको तू फ़ोन करती है किसको नहीं करती, ये तक कंट्रोल करने का उसने शुरू कर दिया था नदीम ने अपनी बहू के ऊपर, क्योंकि सारा दिन वो घर में रहता था, काम तो वो करता ही नहीं था। तो दोस्तों शुरुआत कहाँ से होती है कि एक दिन जब गुलराज जो था वो काम से वापस आता है, तो जो मिशाल होती है वो बहुत रो रही होती है। तो जो उसका पति होता है उसको पूछता है कि हुआ क्या है, तो तब वो सारी स्टोरी बता देती है अपने पति को भी कि कैसे मुझे जो पापा हैं वो मुझे को डांटते हैं, बात बात में टोकते हैं। तो आज तो उन्होंने हद ही कर दी, उन्होंने बोला कि तू सिर्फ अपने पति का ही नहीं यहाँ पर ध्यान रखने के लिए आई, तू पूरी तरह से जो जितने भी फैमिली के मेंबर हैं उनके भी तो कपड़े धोएगी, उनके लिए भी खाना बनाएगी। तो इसकी वजह से वो बहुत अपसेट थी। तो जो गुलराज था उसने फिर स्टैंड लिया अपनी पत्नी के लिए, वो सीधा गया अपने बाप के पास। उसको जाके अपने बाप को वो बोलता है कि आपने ऐसा क्यों किया है। तो जब उसके पिता ने ये सुना, उसके बाप ने ये सुना कि ये तो उलट मेरे ही खिलाफ उसको भड़का रही है, तो वो जो था वो काफ़ी गुस्से में आ गया। तो जो उसका पति था गुलराज मिशाल का, उसने यहाँ तक धमकी दे दी थी अपने बाप को कि अगर आपने आज के बाद इसके साथ ऐसा कोई भी एटीट्यूड ऐसा दिखाया, या इसके
के साथ ऐसा कोई भी काम किया तो हम यहाँ से घर छोड़ के कहीं और रहने के लिए चले जाएंगे। जब दोस्तों नदीम ये सुनता है तो वो एक तरह से हिल जाता है कि मैं तो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था मशाल को, ये तो उलट हो गया, उसने मेरे बेटे को कंट्रोल कर लिया। उस दिन के बाद रिपोर्ट्स की मानी जाए तो जो नदीम था वो बिल्कुल क्वाइट हो गया था। वो ज़्यादा ना तो मिशाल के साथ बहसता था, ना ही उसको ज़्यादा वो तंग करता था। दूसरी तरफ दोस्तों पुलिस अपना काम कर रही थी, वो जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरास चेक कर रही थी, क्योंकि नदीम ने पुलिस को ये मेंशन किया था कि मुझे लगता है कि घर में कोई दाखिल हुआ था उस समय, तो हो सकता है उसने मिशाल को मारा। तो वो कोई भी जो लीड थी उसको जाने नहीं देना चाहते थे पुलिस वाले, क्योंकि वो हर एक चीज़ को क्लियर करना चाहते थे कि ये हो सकता है या नहीं। तो उन्होंने आस पड़ोस के सारे जो सीसीटीवी कैमरास थे वो खंगाले, लेकिन उनको कोई भी वहाँ पर शख्स आता जाता उस समय ना तो उनके घर में कोई दाखिल हुआ, ना ही उससे घर से कोई निकल के आया। तो पुलिस वालों ने ये तो क्लियर कर लिया था कि इसके घर में नदीम के ना तो कोई गया ना ही कोई आया है। तो ये उन्होंने ये जो चैप्टर था ये क्लोज़ कर दिया। तभी दोस्तों जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी मिशाल की वो भी आ जाती है, और पोस्टमार्टम में क्लियर हो जाता है दोस्तों सारा शक कि जो मिशाल है उसको गला दबाने की वजह से उसकी जान गई है, ना कि वो किसी ने उसको कोई ऐसे धक्का दिया है सीढ़ियों से ना कुछ। उसके गले के ऊपर निशान पाए गए थे, किसी ने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से उसका गला दबा दिया था और वजह से उसकी जान गई थी। और दोस्तों इसके साथ साथ उसकी जो नाखून थे मिशाल के, उसमें से स्किन के कुछ अंश जो थे वो भी पुलिस को रिपोर्ट्स में पता चले कि मिले हैं। उसके लिए उन्होंने उसको और ज़्यादा जो फोरेंसिक रिपोर्ट्स थी उसके लिए उसको भेज दिया ताकि क्लियर हो सके कि जो स्किन के अंश मिले थे वो किसके थे। तो इधर पुलिस जो थी अपने वो लगी हुई थी कि हम कैसे इस केस को अब क्लोज़ करें, क्योंकि उनको शक हो गया था कि जो नदीम है इसका कुछ ना कुछ लेना देना है। लेकिन वो अभी भी जो क्लीन चिट थी इसके हस्बैंड को मिशाल के और उनके भाई को या किसी भी और फैमिली को देना नहीं चाहती थी, क्योंकि इनको ये पुलिस वालों को ये शक पूरा था कि कोई ना कोई घर का ही बंदा है जिसने ये कांड किया है। जब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन हर जगह के ऊपर दौड़ा रही होती है तभी पुलिस को एक जैकपॉट हिट होता है। जो डीएनए की रिपोर्ट होती है वो वापस आ जाती है, जो मिशाल के जो नाखूनों से वो स्किन के अंश मिले थे। और जब वो पुलिस को ये क्लियर हो जाता है ये किसी के जो मेल है उसके ये अंश हैं, तो तब पुलिस वालों ने जो घर के सारे सदस्य थे उनके डीएनए की मांग की। और जब उनकी डीएनए की सारी रिपोर्ट्स वगैरह आ गई और उन्होंने उस डीएनए से मैच किया जो मिशाल के नाखूनों से मिला था, दोस्तों आप सुन के हैरान हो जाएंगे और आपने गैस कर ही लिया होगा, वो और कोई नहीं था दोस्तों, वो नदीम ही था जिसके डीएनए नाखून में से मिशाल के मिले थे। और पुलिस वालों को अब पूरी तरह से यकीन हो गया था कि ये जो सारा किया करा है ये सिर्फ नदीम का ही है और किसी का नहीं, क्योंकि घर में और कोई है भी नहीं था। तब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के लिए नदीम को ले जाकर स्टेशन में और ज़्यादा उसके साथ इन्वेस्टिगेशन में उससे सवाल जवाब किए, और नदीम अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं था और वो स्टोरियों को घुमा रहा था। वो कह रहा था नहीं ऐसे हो गया, वो झूठ बोलती थी, मेरी स्किन ऐसे आ ही नहीं सकती। उन्होंने पुलिस वालों ने बताया कि भाई तेरी पूरी तरह से जो डीएनए की रिपोर्ट है वो 99% मैच हो चुकी है, अब झूठ तेरा बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। और ये उन पुलिस वालों को अभी भी कन्विंस करने में लगा हुआ था कि जब मैं उसको गोद में लेकर हेल्प के लिए आवाज़ दे रहा था, हो सकता है कि मेरा जो नाखून थे उसकी गर्दन में लग गए और हो सकता है कि उसकी वजह से इसने पूरा पुलिस वालों को गुमराह करने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों एक और बड़ा एविडेंस पुलिस वालों के हाथ में आने वाला था, वो था नदीम का और मिशाल का फ़ोन रिकॉर्ड। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपकी सपोर्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को। जब वो रिकॉर्ड सामने आते हैं दोस्तों तब नदीम के पास कोई भी चारा नहीं बचता, क्योंकि इस बख्त ने, इस जानवर ने, शैतान ने उस बेटी को जब ये गला दबा रहा था उसकी फ़ोटो तक खींची हुई थी अपने फ़ोन के ऊपर। आप सोच सकते हो
कि एक बाप की तरह का ससुर जो पिता के उसके बाप के समान था, इसने जब उसका गला दबाया उसकी फ़ोटो खींची हुई थी। और जब पुलिस वालों ने वो फ़ोटो देखी तो वो, क्योंकि इसने सारा कुछ डिलीट कर दिया था, लेकिन आपको पता आजकल तो सारा वो डेटा जो है वो रिट्रीव हो जाता, उसमें तो कोई इशू ही नहीं है। जब पुलिस वालों ने इसको वो पिक्चर दिखाई, इसका मुंह देखने वाला था। आप इसकी शक्ल देखो बंदे की, सिर्फ इसलिए कि वो अपनी जो एक चौधराहट थी उसको जाहिर करने के लिए, एक अपने आप को बताने के लिए कि तुम यूके में आ गई हो, फिर भी हमारी फैमिली बड़ी स्ट्रांग है। एक फेक जो एक सो कॉल्ड एक जो होती है ना एक ईगो, उसकी वजह से इसने उस बेटी को सिर्फ ना काम करने की वजह से, घर का काम ना करने की वजह से, क्योंकि जो न्यूज़पेपर्स थे उन्होंने यही हेडिंग लगाई थी कि घर के चोर्स, घर के काम ना करने की वजह से एक पाकिस्तानी ससुर ने अपनी बहू को मार दिया। कि देखो कि ये वो लड़की घर के काम अपने पति के करती थी, ये बंदा कहता था कि तू सारी फैमिली के क्यों नहीं करती, मेरे कमरे की सफाई क्यों नहीं करती, मेरे के लिए रोटी तो इतने बजे क्यों नहीं बनाती। ये कारणों के करके दोस्तों इस बंदे ने उस फूल जैसी बेटी को, जिसकी ज़िंदगी अभी शुरू ही नहीं हुई थी, अभी उसकी लाइफ जो मैरिड लाइफ थी उसकी शुरू ही हुई थी, तो इस राक्षस ने, शैतान ने उसकी लाइफ जो थी अपने हाथों से छीन ली। तब पुलिस ने सारा जो केस था वो कंपाइल कर लिया। अभी जो ओवरवेलमिंग एविडेंस थे, डीएनए से रिपोर्ट से लेके पोस्टमार्टम से लेके फ़ोन के रिकॉर्ड और जो मैसेजेस सेंड किए थे मिशाल ने अपनी फैमिली को, इसके बारे में पूरा पुलिस को अब क्लियर हो गया था कि ये ही हमारा एक सस्पेक्ट है जिसने उस बेटी की जान ली है। तो दोस्तों अब पुलिस ने पूरा जो एक प्रोफाइल था वो बना लिया था। उन 9 अक्टूबर की सुबह जब 7:30 बजे मिशाल ने इसको, दरिंदे को अपना ब्रेकफास्ट दिया था, ये अपने रूम में गया था लेकिन ये सोया नहीं था। ये सिर्फ एक तरह से मौके की तलाश कर रहा था कि कब वो बेचारी घर के काम कर रही हो तो मैं पीछे से जाके उसको पकड़ के उसका गला दबा दूं। क्यों? क्योंकि मिशाल के फ़ोन से भी ये रिकॉर्ड मिला है कि 10:15 पे 10:15 बजे उसने अपनी मदर को मैसेज किया था और बताया था कि मैं वॉशिंग मशीन साफ़ करने के लिए मुझे बड़े दिनों से बोला जा रहा था, आज मैं अभी जाके तो मैं आपसे बात करूंगी कि मैं जाके वॉशिंग मशीन साफ़ कर लूँ। ये 10:15 पर मैसेज जो था मिशाल के फ़ोन से अपनी फैमिली पाकिस्तान में हुआ था और अनफॉर्चुनेटली ये उसका लास्ट मैसेज था। तो पुलिस वाले मान रहे हैं कि 10:15 बजे तक 10:15 तक वो बिल्कुल ठीक ठाक थी और जब वो जाके मशीन को क्लीन करने की कोशिश कर रही थी तब ये हैवान जो एक दरिंदा है अपने रूम से निकला और जाके उस बेटी को, बच्ची को जाके इसने गले से पकड़ कर ख़त्म कर दिया। ये पुलिस ने पूरी प्रोफाइल बनाई और इसको फिर दरिंदे को जाके उन्होंने जज के सामने पेश किया और जज ने भी पूरी इसको खरी खोटी सुनाई। जज ने बोला कि आप किसी की बेटी को, किसी के एक घर के शख्स को आप शादी करके 7 समुंदर पार लेके आए, वो अपने लिए एक शेल्टर, एक सेफ जगह को ढूंढ रही थी। आपके जो बेटे के साथ अभी उसकी शादी हुई को 6 महीने हुए थे, उसने अपना पूरा जो जीवन था, पूरी ज़िंदगी थी आपके बेटे के साथ निकालनी थी। सिर्फ आपकी सो कॉल्ड ईगो, एक जो आप समझते थे कि हमारा कल्चर है कि हम इसको दबा के रखेंगे, हमारी बहू है, ये एक इंसान नहीं है, इसको हम एज ए नौकरानी पेश करेंगे कि ये हमारे घर में काम करने वाली की तरह काम करेगी। जज ने ये बोला कि आप इसको वीज़ा नौकरानी का दे के भेजना चाहिए था, मेड का, क्योंकि आप इस लायक नहीं थे कि आप किसी की बेटी को अपने घर में ला सकते। तो जज ने जो दोस्तों इसको सारा केस सुनने के बाद उम्र कैद की सज़ा सुनाई है इस दरिंदे को। मैं कहता हूं कि इसको उम्र कैद क्या, इसको तो फांसी की सज़ा होनी चाहिए। तो जो इसने एक मासूम बच्ची के साथ की, आप दोस्तों सोच के देखो कि उसके माँ बाप के ऊपर, मिसाल के पाकिस्तान में जो हैं बेचारे, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी कि कितने चाव से, कितने लाड प्यार से उन्होंने अपनी बेटी को इतना बड़ा किया 24 साल तक और इन दरिंदों, इन शैतानों के पास भेज दिया 7 समुंदर पार। अभी वो ना कुछ कर सकते थे। वो बेचारी कहती थी अपने माँ बाप को कि मेरे साथ ऐसा करते हैं, लेकिन आपको पता हमारी कंट्रियों में ये जो सो कॉल्ड कल्चर है ना, ये तबाह कर दिया इसने सारा सिस्टम। अब वो देखो
तू 53 ईयर ओल्ड तू बंदा है, तू कोई शर्म कर। तू एक अपनी बहू को नौकरों की तरह काम करवाने की कोशिश कर रहा है और उसको बोल रहा है कि तू सिर्फ अपने पति का क्यों काम कर रही है, तूने तो सारी फैमिली का करना है। तूने उसको कोई नौकरानी थोड़ा बुलाया था, तू जानवर सिफा इंसान। और अब तूने उसकी लड़की की ज़िंदगी छीन ली। अब सारी उम्र तू निकल नहीं पाएगा मरदे दम तक। तूने अपने बेटे का घर उजाड़ दिया, उनकी जो फैमिली पाकिस्तान में, उनका घर उजाड़ दिया। तेरे को क्या मिला? क्या तुम बाहर आके भी तुम्हारा जो दिमाग है वो नहीं चेंज होता? अगर तुमने यही काम करने थे तो अपनी कंट्री में रहना था। क्यों तूने उस बेटी को बुलवा के उसको ऐसे जानवरों की तरह उसके साथ बिहेव किया? वो किसी की बेटी नहीं थी। लोग नहीं सुधरते भाई, हमारे लोग नहीं सुधरते। और बड़ी बात ये है कि ये इन कंट्रियों में आके इनको पता भी है कि ये यहाँ से बिल्कुल भी बच के नहीं निकल सकते, लेकिन आप इनके हौसले देखो, आप इनकी आप देखो हिम्मत देखो कि कैसे ये दूसरे इंसानों को ट्रीट करते हैं। तो ये केस दोस्तों बड़ा यूके में वायरल हुआ था। इससे आपको पता है कि हर कम्युनिटी की बदनामी होती है, क्योंकि बेटियां जो हैं वो सबकी सांझी हैं दोस्तों। माएँ बेटी जो होती हैं भाई वो सबकी सांझी होती हैं। तो ये केस सुन के मुझे बड़ा दुख लगा था। ये किसी ने मुझे भेजा था केस कि आप इसके ऊपर डिस्कस करें, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा मतलब कि फ़ील हुआ था कि मैं आपके साथ ये केस शेयर करूं। तो आप बताना आप कमेंट्स में कि आपको ये स्टोरी कैसे लगी। मैं मिलूँगा एक और नई क्राइम स्टोरी में। तब तक लिए एज यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।